अजय सिंह, वो टीचर भर्ती घोटाला ही था कि पैसे लो नौकरी दो, उसी का जिक्र कर रहे हैं। खर्ची पर्ची क्या वो चलती है? नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। हिमाचल प्रदेश में 1 लाख नौकरी का वादा किया था, 2 साल होने जा रहे हैं, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। नई नौकरी तो छोड़िए, पुराने कर्मचारी को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। पर हरियाणा में जो जवान, मैंने वो 4 मुद्दे गिनाए, उसमें अग्निपथ का भी जोर साफ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब तो 40,000 नौकरियां रह गई, उसमें से भी 3/4 4 साल बाद खत्म। कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, वापस लौट जाएगा युवा। और जब 90 हजार 1 लाख भर्तियां हुआ करती थी, जब यह अग्निपथ स्कीम इजाद नहीं हुई थी, 10% भर्तियां केवल हरियाणा से होती थी, यानी कि 10,000 युवा। और यह हरियाणा के गांव देहात में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि फौज में अब भर्ती नहीं हो रही, भर्ती भी हो रही है तो वो ऐसी कि 4 साल बाद वापस लौट आया 24 साल की उम्र में, गांव में ना ब्याह। 2 सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक, सी वोटर के सर्वे सर्वा यशवंत देशगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। जेजेपी के महासचिव हैं, युवा चेहरा हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। रमन मलिक पर ये युवा परेशान है, बेरोजगारी एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है। बेरोजगारी को लेकर, रोजगार को लेकर तनाव ये बन रहा है हरियाणा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा। क्या नहीं, देखिए संजीव जी, ध्यान भटकाने की एक बात है। 147 करोड़ लोग हैं भारत में, सबके लिए सरकारी नौकरी तो पैदा नहीं हो सकती। सबके पास व्यवसाय अपने जिस तरीके से बनने होते हैं, ये सब चलता रहता है। आपके सामने है कि आप ये देखें कि केरल से कितने हैं, कर्नाटका से कितने, तेलंगाना से कितने हैं, पंजाब से कितने हैं, उसके कंपैरिजन में हरियाणा को देखें तो फिर आपको एक और आंकड़ा नज़र आएगा। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि आज आप बात कर रहे हैं बाहर जाने की, आप तो खुद बाहर गए थे, आपके पिताजी भी बाहर जाके काम करके आए थे, वो तो बात आप भूल गए होंगे। उनको किस चीज़ की कमी थी तब? वो कौन सी डंकी या कौन सा कमाई करने गए थे, वो मेरे को नहीं पता, लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा। ये भी बताना पड़ेगा बेरोजगारी दर थी ना भाई। 2014 में आप आए थे, आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो 20 करोड़ रोजगार दिए जाने थे, उसमें हरियाणा में भी दिए जाते। 36% बेरोजगारी दर, पलायन एक बड़ी समस्या है। आप जहां गुड़गांव में रहते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं रमन मलिक, इस बात को तो आप खारिज नहीं कर सकते ना। एक मिनट, ज़ेप्टो पे नई डील्स आई हैं। Expecting a reply from someone you like, but you never get it on time. Expecting a hike at work, but you never get it on time. देखिए, जिस साइज से इकोनॉमी का साइज बड़ा है, जिस तरीके से, चाहे वो आप कार सेल देखेंगे, 2 व्हीलर सेल देखेंगे, आप ट्रैक्टर्स की सेल देखिए, आप ट्रक्स की सेल देखोगे, वो आपको अपने आप ग्रोथ का बताता है कि इंडिकेशन क्या है। जो ईपीएफओ का है, उसका डेटा भी आपको ये बताता है कि आंकड़े असलियत में कहाँ जा रहे हैं। मैं उससे मना नहीं करता, उसको देखना पड़ेगा, और आपको उसमें एक और स्टोरी नज़र आएगी जो आपको स्टोरी CACS वगैरह जो ये दूसरी एजेंसी हैं वो नहीं दिखाती। मैं तो एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि जब आज की समय में जब आप ये बात कर रहे हैं, तो मैं ये सामने आपके रखना चाहता हूँ कि आप पलायन की बात कर रहे हैं ना, पलायन का एक फलसफा हरियाणा के नूह में से आया है, जहाँ मामन खान ने करेक्ट वर्ड्स में बोला है कि मैंने सबकी लिस्ट बनाई हुई है और हमारी सरकार आते ही फिर मैं देखूंगा या तो ये यहाँ रहेंगे, या तो हमारी मानेंगे, या हम इनको यहाँ से भगा देंगे। यहाँ तो मामन खान के डर से ऐसा भी है कुरुक्षेत्र में। दूसरी चीज आपको बता देता हूं, लाडवा में, दान सिंह जैसे व्यक्ति, अंबाला में 126 करोड़ है। एक मिनट सर, सुन लीजिए सर, वहां से लोग जा रहे हैं सर। अच्छा, सर आप बड़े पत्रकार हैं, मैं आप कह के हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि आप सुन लीजिए।
मैं आपको जो बता रहा हूं कि दान सिंह के पास 126 करोड़ रुपया है, जिसके ऊपर ईडी ने उनके ऊपर केस करा हुआ है। वो जो है वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कहां से आई है? या इनके हुड्डा साहब से पूछे कुंडू साहब के पास कितना पैसा है, दुष्यंत चौटाला जी से, चौटाला परिवार में अजय चौटाला जी, अभय चौटाला जी के परिवारों में कितना पैसा है, आप देखिए ये कहां से आई है डिस्पैरिटी। क्या ये बोलना, ये लोग भी बाहर जाके पढ़ के आए, चाहे दीपेंद्र हुड्डा है, चाहे दुष्यंत चौटाला है, चाहे दिग्विजय चौटाला, क्या ये बाहर जाके पढ़ के नहीं आए? अच्छा, आप वाले आपके नेताओं के बच्चे तो बाहर पढ़ते नहीं है। पूरी लिस्ट निकाल के बताओ। राजनाथ सिंह से लेकर रविशंकर प्रसाद से लेकर स्मृति ईरानी की बेटी से लेकर सबके नाम गिनवाऊं यहाँ पर? सर आप पूरी लिस्ट बता दीजिए, मैं उसका लिए मना नहीं कर रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब है आप उस चीज को गलत ठहराइए जो आप खुद ना करते हो। अच्छा, आप ये मत बोलिए कि जी मैं करूं तो ठीक और दूसरा करे तो गलत। मेरा पॉइंट यहां पे ये है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर कमाई के लिए कोई बाहर गया उसमें कोई पाप नहीं कर रहा, सिर्फ कमाई के लिए जा रहा है। रूट है ये डंकी और यहाँ जो रुके हुए हैं उनको नौकरी मिल रही है क्या? बॉर्डर्स का अभी भी हम गोल सीधा सवाल है, रोजगार मिल रहे हैं? अगर हम अग्निपथ की बात करें, 10,000 हरियाणा के युवा फौज में भर्ती होते थे ना हर साल, जो अब कितने हो रहे हैं आप बताइए? संदीप जी युवाओं को अग्निवीर में भी प्रोग्राम में मिला है, उसके बाद लेटरल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की भी बात हुई है, प्राइवेट सेक्टर भी बड़ा है उसमें भी आया है। तो लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, कब राजदान नाचेगी, कब वो 4 साल पूरी करके आएंगे, उसके बाद कब नौकरी मिलेगी? सर मैं तो आपको छोटी सी उदाहरण दे रहा हूं सर, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। कांग्रेस ये कह रही है ना, कम से कम इनसे ये तो पूछ लो कि आपकी अपनी इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस की असम की जो अध्यक्षा थी, उसने आरोप लगाए जिस व्यक्ति के ऊपर उत्पीड़न के, उसी व्यक्ति को आपने बादशाहपुर से टिकट देकर लड़वा रहे हो, वर्धन यादव को। तो मैं पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी को ये चीजें नहीं दिखती हैं क्या? ये युवा का मुद्दा नहीं है? ये युवा का मुद्दा बिल्कुल नहीं है क्या? जैसे या मामन खान वाला विषय कोई बेटे को टिकट दे दी, हरियाणा के ये विषय है, आप विषयांतर कर रहे हैं बोला जा रहा है कि भाई उधर उनका देख लो, हमारा देख लो। मैं अभी सिर्फ रोजगार पर जिस दिन यौन शोषण की बात अगर ऐसा सब चीजें करते है, हैं, पूरी चर्चा करते हैं। इंडस्ट्री नहीं आएगी। अगर ऐसा माहौल पैदा होता है तो इंडस्ट्रियां नहीं आएंगी। अगर इंडस्ट्री आएगी तो युवा को नौकरी कहां से मिलेगी? इंडस्ट्रीज आई, ये सवाल एक पिछले 10 साल में एक बड़ी ऊपर कब्जा के रख लो, उसकी लिंचिंग करने की हिम्मत करो। सर कल पवन सैनी को, डॉक्टर पवन सैनी को कल 1.5 घंटा रोक के रखा, उनकी लिंचिंग करने की कोशिश करी गई, और वो प्रोग्रेसिव फार्मर्स यूनियन वाले हैं जो ये कांग्रेस ने खड़े करे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये माहौल बनाता है क्या? बहुत अच्छा विषयांतर आप करते हैं, गोल पोस्ट शिफ्ट करते हैं। पिछले 10 सालों में हरियाणा में एक बड़ी फैक्ट्री बताइए जो लगी? फैक्ट्रियों से नौकरी इजाद होती है ना, बताइए। जितनी नकले काम हुए थे संदीप जी, भूतिया आईएमटी खड़े करे हुए थे आपके अपने प्रोग्राम के ऊपर। दीपेंद्र हुड्डा जी बड़े जोशों से बोलते थे 6 आईएमटी खड़े करे, उनमें से बसाए कितने? बसाए हमने। आपने कितने बसाए? भूतिया महलों को हमने बसाया। मेट्रो लाइन में कितने किलोमीटर का इजाफा किया? वहां पे लोग जाना शुरू हुए। मेट्रो लाइन में कितने किलोमीटर का इजाफा किया? किसमें जी? मेट्रो लाइन में। आप तो मुंबई नेशनल हाईवे में कितने किलोमीटर का इजाफा हुआ? नेशनल हाईवे में कितने किलोमीटर का इजाफा हुआ? अरे भाई एक रेलवे चीज पे आ जाएंगे ना। पहले एक मेट्रो के पीछे जा रहे हो, जवाब नहीं है, एयरपोर्ट के नहीं है पीछे जवाब, नहीं जाओगे, नहीं है जवाब, मेट्रो के पीछे जा रहे हो, एयरपोर्ट के पीछे नहीं जाओगे। 30,000 छात्र विदेश में मेडिकल पढ़ाई के लिए जाते हैं। कितने मेडिकल इंस्टीट्यूट और कॉलेज खुले हरियाणा में? नहीं हुआ। कितने मेडिकल कॉलेज, कितने विश्वविद्यालय खुले हरियाणा में? सारे के सारे 22 के 22 जिलों के अंदर काम जारी है। जमीनें एक्वायर भी हुई, अलॉट भी हुई, और एक में भी घपले का खबर नहीं है। एक 10 साल में तैयार कितने हुए? सर ये जो हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज का था, ये 2016-17 के समय मनोहर लाल जी ने अनाउंस करा था। उसके बाद से एक्वायरमेंट भी हुई, काम भी चालू हुए, डीपीआर भी बनी, टेंडर भी गए। ठीक है, अब आलोक शर्मा भी जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा,
मतलब ठीक है, ये हरियाणा का युवा क्यों डंकी हुआ, बड़ा फिल्मी अंदाज में ये सवाल पूछा गया है। सभी हरियाणा से भाग भाग कर मजबूरी में आंसू बहाते हुए अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में काम कर रहे हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं हमें, या राहुल गांधी ये बता रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है दोनों ही चीज़ें सच हैं कि लोग बाहर भी गए हैं, और क्यों गए हैं उसमें सरकार किस तरह से दोषी है, संदीप भाई, इसमें भी कहीं पर कोई दो राय नहीं है। और रोजगार का पैमाना तो आपने पहले भी एक दिन शो पर बताया था एबीपी न्यूज पर कि अगर एक हफ्ते में 2 घंटे किसी को रोजगार मिल जाता है तो 2 घंटे भी नहीं, 1 घंटे का ही पैमाना है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि 1 घंटे। हाँ। तो मैं समझता हूं कि ये जो बीमारी है ये शुरुआत अभी से नहीं हुई। ये बीमारी शुरुआत हुई नोटबंदी से। नोटबंदी था, जीएसटी का गलत इम्प्लीमेंटेशन था, जिसकी वजह से तमाम एमएसएमईज जो थे वो बंद होने शुरू हुए। आपने मोनोपोलाइजेशन किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को तमाम टेंडर्स जाने शुरू हो गए। उससे क्या हुआ कि छोटा जो व्यापारी था वो मरता चला गया। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात आप कर रहे हैं केवल, अभी तो ऑर्गेनाइज सेक्टर मात्र 6% है। ये तमाम चीजें थी। अब बात आते हैं कि हरियाणा के ऊपर नहीं, इन्होंने पिछले अगर पर इतना बढ़ा चढ़ाकर ये कहना कि अरे राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि मैं उन युवाओं से मुलाकात की जो घर परिवार से दूर खुद को पराए मुल्क में खपा रहे हैं, भारत लौटने पर जब उनके परिवार से मिला तो उनकी आंखें दर्द से छलक उठी। सब वो ऐसे ही चोरी चोरी छिपते छिपते कहीं सर्बिया होते हुए, कहीं चिली और मेक्सिको के रास्ते या तो अमेरिका पहुंच रहे हैं या इंग्लैंड पहुंच रहे हैं। ये सत्य से परे है ना। हरियाणा के युवा तो कितने सालों से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहां बसें भी हैं, माता पिता को ले गए। कनाडा में भी यही हाल है, इंग्लैंड में भी बहुत हरियाणावासी, बहुत हरियाणा के युवा हैं। मतलब इतना नाटकीय तो ना बनाइए ना। देखिए, 2 चीजें हैं इसके अंदर। नहीं, नाटकीय नहीं है। आप देखिए, यूक्रेन से कितना बच्चा हिंदुस्तान में वापस आया था, उसका कहाँ एडमिशन हुआ, क्या मेडिकल में हुआ, कहीं और हो पाया, क्या सरकार की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट आई? नाटकीय नहीं बनाया गया है। ये संख्या वास्तव में बहुत बड़ी तादाद बढ़ी है, और हम तो कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक वाइट पेपर लाया जाए कि कितने युवा ऐसे हैं जो इलीगल वे से हिंदुस्तान छोड़कर वहां गए हैं, और उसमें हरियाणा के कितने हैं, पंजाब के कितने हैं, इसके ऊपर एक वाइट पेपर लाया जाए। हरियाणा में पलायन तो एक समस्या है, पर जब आप ये खाका खींचते हैं या वादा करते हैं, आपने किया 2 लाख नौकरियों का वादा और कहा कि नहीं कॉपी पेस्ट कर दिया बीजेपी ने हमारा घोषणा पत्र, वो भी यही वादा कर रही है। नायब सिंह सैनी जब पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता से हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की जब आप बात कर रहे थे, पूरी कर दी क्या? महिलाओं को 1500 रुपए देने थे हर महीने, तनख्वाह तो दे नहीं पा रहे सरकारी कर्मचारी को, महिलाओं को कहाँ 1500 रुपए देंगे, कहाँ 1 लाख नौकरियां दे दी आपने। झूठ का पुलिंदा होता है आपका घोषणा पत्र। देखिए, मुझे लगता है कि घोषणा पत्र के ऊपर जब चर्चा की हमने तो ज़रूर चर्चा करते उसके ऊपर। और जहाँ तक बात हिमाचल की और हरियाणा की है, दोनों का आर्थिक जो आधार है, इकोनॉमिक बेस है, वो बिल्कुल अलग है। हिमाचल में पिछले 1.5 साल के अंदर 2 प्राकृतिक आपदाएं आ गई और बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं आ गई। उसका इकोनॉमी का साइज शायद गुड़गांव के बराबर ही है। तो उन दोनों को, स्टेट की इकोनॉमी को कंपेयर करना ठीक नहीं है। ना खर्ची है ना पर्ची है, सीधा 1,43,000 नौकरी दे दी, 1 करोड़ 60 लाख प्राइवेट सेक्टर में रोजगार सृजित करा दिए।